हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री 141 के जून 24 का पेपर। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री 141 जो है जितने भी अभी तक आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, यानी कि थर्ड ईयर में ही आपका ऐसा कोड है जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि है भी है। उसके अलावा बाकी सारे कोड जो हैं केमिस्ट्री की वो एज़ कम्पेयर टू दिस वो ईजी हैं। ठीक है, तो एक बात और, गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम सुबह सुबह कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जून 24 का पेपर डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगी, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। वहाँ से मान लो सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन लिख कर नहीं आएगा पर आएगा उसी में से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी मैं बना दूंगी इसके लिए। चलिए, तो हम चलते हैं इसके 141 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर है आपका, और इसमें से आपको 14-15 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हर 5 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का एक पेपर और सॉल्व करा है, शायद 1 या 2, उसमें क्यू टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे क्यू टेस्ट से आए, एफ टेस्ट से आए या फिर टी टेस्ट से आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्लेन द क्यू टेस्ट एंड एफ टेस्ट। ठीक है, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एरर्स कैलकुलेट करने हैं। एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें आपको ये ट्रू वैल्यू दी हुई है। ठीक है, रिजल्ट्स हैं, 3 मेजरमेंट दिए हुए हैं, आपको एरर निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एक्यूरेसी निकालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालना है। तो मीन से, मोड से, मीडियन से आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आपके आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू टेस्ट क्या होता है। क्यू टेस्ट जो है वो आपका एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी स्मॉल सेट ऑफ डाटा में हम देखते हैं क्या क्या डिस्कार्ड हुआ है, क्या क्या उसमें बेनिफिट हुआ है, तो हम क्यू टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है अजम्पशन पे होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उसके थ्रू हम निकालते हैं। क्यू टेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं एज अ क्यू वैल्यू, फिर हम उसको क्रिटिकल क्यू वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपका जो कैलकुलेटेड क्यू वैल्यू है वो क्रिटिकल क्यू वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो आपका ये आउटलायर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पर एग्जांपल लेके भी कराया था कि आपके पास किस तरीके से क्यू टेस्ट आप निकालते हो। ठीक है, तो क्यू टेस्ट को आप इसी तरीके से डिफाइन करके लिख सकते हैं। एफ टेस्ट का हम यहाँ पे 2 पॉपुलेशन में क्या वेरिएशंस है या वेरिएंस है, उसको देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम एफ टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये किस पे बेस करता है, रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, किस पे बेस करता है, 2 रेशियो होते हैं वेरिएंसेस 2 सैंपल के बीच में, पॉपुलेशन में कितना ड्रॉन हुआ है। ठीक है, एफ स्टेटिस्टिक इज कैलकुलेटेड विच फॉलोज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एफ टेस्ट जो होता है वो डिटरमाइन करता है वेरिएंस 2 पॉपुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आपके एफ टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास, वो ये था कि आपके पास सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको मीन निकालना है। तो जो भी आपको मीन जितने भी वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, आपको 3 वैल्यू दी हुई है, तो आप तीनों वैल्यू लिखो और उसको डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि 3 वैल्यू, 1 2 3, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 3 से, तो आपके पास मीन आ जाएगा। अब आपको एरर निकालना है। ठीक है, आपको एरर निकालना है, उससे पहले आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड द मीन और मेजरमेंट के बीच में आपको निकालना है। समझ लो, आपके पास ये पहली वैल्यू है। ठीक है, जितना मीन आया है उसमें से पहली वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो आपको पहला एरर देखने को मिलेगा। दूसरी वैल्यू में से जितना मीन आया है उसको माइनस करेंगे तो दूसरा एरर देखने को मिलेगा। तीसरी जो वैल्यू है आपकी, उसमें से जो भी मीन आया है आपको उसको माइनस करोगे तो आपके पास ये एरर्स देखने को मिलेंगे। फिर एवरेज कैसे निकालेंगे, जो आपके पास एरर आया है ना, एरर आया है, उन सारे एरर्स को प्लस करके 3, कितने नंबर ऑफ एरर हैं, 3 है, तो डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है, आपके पास एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड ट्रू वैल्यू। जो मीन है उससे ट्रू वैल्यू से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर, एंड फिर उसको क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे 100 से। तो जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, 100 से इंटू कर दो। ठीक है, रिलेटिव एक्यूरेसी आपका जो आया है हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, देयरफॉर मीन एरर आपका इतना आया है, परसेंटेज रिलेटिव एरर इतना है, रिलेटिव एक्यूरेसी भी आपका यही है, सेम। रिलेटिव एक्यूरेसी और परसेंटेज एरर इज सेम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सबका आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, टीबीपी का फुल फॉर्म लिखना है। सबसे पहला है टीबीपी, दैट इज ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना है, मैंने फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है, फुल फॉर्म भी आपको टीबीपी
और जो भी हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसका गिवन है। वैसे तो स्ट्रक्चर भी पूछ रहा है आई थिंक, हाँ स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो आपको टीबीपी का स्ट्रक्चर है, देखो ये PO CH2CH3, यहाँ पे सिर्फ O है, CH2CH3 ठीक है, और फिर ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, ये आपका है। उसके बाद TBBP क्या होता है, ट्राई एन ब्यूटाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई एन ब्यूटाइन फॉस्फीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन है, पहले उसको लगा दो, फिर 3P और फिर डबल बॉन्ड और लगा दो, दैट इज योर TBBP, ठीक है। टोपो है आपका TOPO, ये होता है ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई एन ऑक्टाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो इसमें क्या है CH3CH2 7, ठीक है, 3P = 0। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको एक मिक्सचर गिवन है, 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं डाइक्लोरोमीथेन के अंदर। तो आप किस तरीके से इनको आप सेपरेट करोगे, ठीक है। आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड दिया हुआ है डाइक्लोरोमीथेन के अंदर, ये सारे के सारे चारों के चारों ये प्रेजेंट है। तो आप कैसे इसको सेपरेट करोगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, और आपको फ्लो चार्ट भी बताना है। तो पहली बात तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, चाहे आपका ये डायरेक्टली ना पूछा हो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन ये तो पूछा है ना कि आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू किस तरीके से सेपरेट करोगे। तो आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अगर आएगा तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, आपके पास ना 4 कंपाउंड दिए हैं, ये चारों कंपाउंड है, ठीक है। पहले तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन के अंदर चारों के चारों प्रेजेंट है, तो आपको फ्लो चार्ट बताना है। तो हम चलते हैं इसके आंसर पे, आ जाओ। तो देखो पहला वाला जो है वो बेंजोइक एसिड है, एनिलीन है, कंपाउंड जो है फिनॉल है और टॉलिन है, ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप बेंजोइक एसिड को सेपरेट करोगे। कैसे सेपरेट करोगे, जो आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अगर आता होगा तो आप उसको कर दोगे। आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर डाइक्लोरोमीथेन सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐड करेंगे। उसके अंदर जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, NaHCO3, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर बेंजोइक एसिड जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जो कि रिएक्ट कर लेगा। आपको पता है कि बेंजोइक एसिड एक एसिडिक है, वो रिएक्ट करेगा NaHCO3 के साथ और वाटर सोल्यूबल सोडियम बेंजोइड बना लेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सेपरेट द एक्वस लेयर कंटेनिंग सोडियम बेंजोइड फ्रॉम द डाइक्लोरोमीथेन लेयर। तो आपके पास जो एक्वस लेयर है वो अलग हो जाएगी और डाइक्लोरोमीथेन की लेयर अलग हो जाएगी। तो आपने बेंजोइक एसिड को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। फिर क्या करोगे, अगर आपको एनिलीन को सेपरेट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, अब की बार जो आपके डाइक्लोरोमीथेन की लेयर है, ठीक है, बची हुई, उसके अंदर HCl ऐड कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, HCl ऐड कर दोगे। जैसे ही HCl ऐड करोगे, HCl ऐड करने के बाद एनिलीन आपका बेसिक है ना, वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ और वाटर सोल्यूबल एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बना लेगा। फिर एक्वस लेयर जो है उसके अंदर एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड अलग हो जाएगी और डाइक्लोरोमीथेन अलग हो जाएगा। इससे आपने सेपरेट कर लिया। सेम है, बिल्कुल बहुत ईजी है, आप बस सुने ध्यान से। फिनॉल को कैसे आप फिनॉल यानी फिनॉल को कैसे आप सेपरेट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास बचा कुचा डाइक्लोरोमीथेन की लेयर है उसके अंदर आपको NaOH ऐड करना है। जैसे ही आप NaOH ऐड करेंगे तो फिनॉल आपका वीकली एसिड है, वो रिएक्ट कर जाएगा NaOH से और वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे ये बना लेगा तो एक्वस लेयर जो होगी जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड है वो अलग और आपका डाइक्लोरोमीथेन लेयर अलग। तो इस तरीके से सेपरेट कर लिया। अब टॉलिन को कैसे, जो रिमेनिंग डाइक्लोरोमीथेन लेयर बची हुई है उसके अंदर टॉलिन डाल दिया, फिर वो इवेपोरेट कर दोगे आप, तो आपको प्योर टॉलिन मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी करी जाती है, क्या करी जाती है यार, हाँ सेपरेशन की जाती है। तो यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, आपके 4 कंपाउंड थे डाइक्लोरोमीथेन सॉल्यूशन में, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, फिनॉल और टॉलिन, ये सारा था। आपने NaOH जब NaHCO3 ऐड किया तो आपके पास एक्वस लेयर किसकी बनी, सोडियम बेंजोइड की, ठीक है, सोडियम बेंजोइड की बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एसिडिटी विद HCl के साथ किया तो बेंजोइक एसिड आया, तो आपके पास ऑर्गेनिक लेयर अलग हो गया। फिर आपने HCl ऐड किया, HCl ऐड करने के बाद आपके पास एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बना, फिर वो बेसिफाई विद NaOH के साथ एनिलीन आया आपके पास, ऑर्गेनिक लेयर अलग। उसके बाद आपने क्या करा, NaOH ऐड किया, एक्वस लेयर सोडियम फिनॉक्साइड की बनी, एसिडिटी विद HCl। उसके बाद ऐड करने के बाद फिनॉल बचा, फिनॉल की आपकी ऑर्गेनिक लेयर टॉलिन की आई, फिर डाइक्लोरोमीथेन इवेपोरेट हो गया और टॉलिन प्योर आपको मिल गया। इस तरीके से प्योर चार्ट आपको बनाना था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यही होता है कि आपके पास जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर आप कुछ भी, आपको सॉल्वेंट के हिसाब से जो भी कंपाउंड दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई एक्वस
ऐड करनी है कोई भी कंपाउंड की, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका जो भी अगर एसिड है तो वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। फिर लेयर अलग अलग हो जाएगी, एक्वस लेयर अलग और जो भी सॉल्यूशन है आपका जो सॉल्वेंट है वो अलग हो जाएगा। तो बेसिकली वहाँ से लेयर जो अलग हो रही है उससे आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर। जैसे कि आपने क्रोमेटोग्राफी की होगी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की होगी, उसके अंदर RF वैल्यू आती है, उसको हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इससे, रिटार्डेशन फैक्टर से। तो रिटार्डेशन फैक्टर इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। कंपाउंड जो मूव करता है स्टेशनरी फेज से सॉल्वेंट फेज में, तो हम उससे पता लगाते हैं कितना डिस्टेंस वो मूव करा है, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय, कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ये आपका होता है RF वैल्यू। मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आपको एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की मैकेनिज्म लिखना है। आओ देखते हैं। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस करता है, डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट ऑनटू अ सॉलिड स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज, एक मिनट यार, तो आपके पास जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आपको मैंने बताया कि डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, सॉल्यूट के जो जो एड्जॉर्प्शन देखने को मिलेंगे आपके सॉलिड स्टेशनरी फेज पे, उसको हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। स्टेशनरी फेज जो होता है वो पोलर है एंड सॉलिड होता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज इसमें क्या है, पोलर एंड सॉलिड है, वो आपका सिलिका या फिर एल्यूमिना हो सकता है। जब आपका मोबाइल फेज, चाहे वो लिक्विड या गैस हो, पास किया जाता है स्टेशनरी फेज से, तो सॉल्यूट जो होता है इसके मिक्सचर में इंटरेक्ट करता है स्टेशनरी फेज से, ठीक है। कई सारे फोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू स्टेशनरी फेज और जो आपका मोबाइल फेज है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके मिक्सचर, ठीक है। वो फोर्सेस आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वंडरवाल फोर्स भी हो सकते हैं। द मोर स्ट्रांगली अ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली सॉल्यूट एब्जॉर्ब होगा स्टेशनरी फेज पे, उतना ही स्लोअर मूवमेंट होगा, ठीक है। थ्रो द कॉलम, अगर मान लो स्ट्रांगली सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहा है स्टेशनरी फेज पे, उतना ही मूवमेंट उसका स्लो होगा, ठीक है। वो आपका होता है, ठीक है। क्या होता है, आ जाओ। एज अ रिजल्ट, जिससे क्या होता है कि जो आपके सॉल्यूट है वो सेपरेट होते हैं बेस्ड ऑन देयर अफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज, यानी जितना ज़्यादा स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट करेगा, ज़्यादा अगर एड्जॉर्ब कर गया तो मूवमेंट उसकी कम होगी, अगर कम एड्जॉर्ब किया तो मूवमेंट ज़्यादा होगी। इस तरीके से आपका डिफरेंट सॉल्यूट सेपरेट किए जाते हैं उनकी अफिनिटी के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि आपको बताना है टू नेचुरल आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर से क्वेश्चन आता है, चाहे उसकी लैंग्वेज बदल के आए, पर आयन एक्सचेंजर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है नेचुरल आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आयंस को दूसरे मीडियम के, जो आप सराउंडिंग मीडियम है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, एक तो जियोलाइट्स है, ठीक है, ये आपका बहुत ही नेचुरल आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। एक कैटायन एक्सचेंजर होता है, एनायन एक्सचेंजर होता है, लेकिन ये नेचुरल है, ठीक है, जो कि अपने आयंस को सराउंडिंग मीडियम में से आयंस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। जियोलाइट्स क्या है, एक आपका क्रिस्टलाइन एल्यूमिनो सिलिकेट है जिसके पास पोरस स्ट्रक्चर होता है। इनके पास एक्सचेंजेबल कैटायंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, विद इन देयर फ्रेमवर्क इनके पास कैटायंस होते हैं, ठीक है। जियोलाइट का हम यूज़ करते हैं हर जगह, कैसे, पानी सॉफ्टनिंग में यूज़ करते हैं, कैटालिसिस में यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन में भी यूज़ करते हैं। क्ले मिनरल आपका जो होता है ये भी एक मोरिलोनाइट एंड कैरियोलाइट क्योलिनाइट हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक्सचेंजेबल कैटायंस होते हैं जो कि लेयर्स के बीच में बसे होते हैं। ये कैटायंस होते हैं एक्सचेंज करते हैं अदर आयन से सॉल्यूशन में, और क्ले मिनरल जो होता है हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, देखो व्हाट इज द रोल ऑफ डाइविनाइल बेंजीन इन द कोपॉलीमर विद स्टेराइन। आपको बताना है कि डाइविनाइल बेंजीन का क्या रोल है कोपॉलीमर विद स्टाइरिन, जो स्टाइरिन का कोपॉलीमर है, ठीक है। डाइविनाइल बेंजीन आपका एक क्रूशियल रोल निभाता है पॉलीमराइजेशन में, जो स्टाइरिन है पॉलीमराइजेशन में इसकी हेल्प करता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन में, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है आपका स्टाइरिन का कोपॉलीमर बन जाता है। ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है तो डबल बॉन्ड जो होते हैं डाइविनाइल बेंजीन में वो रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि पॉलीमर चेन बन रहा है, ठीक है। जैसे ही उससे रिएक्ट करेंगे तो ब्रिज बना लेगा इनके बीच में, और ये क्रॉस लिंकिंग जो है वो रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी जो होता है, पॉलीमराइजेशन पॉलीमर के स्ट्रक्चर को रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका न्यूमेरिकल है, आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ सेल शोज अ रेजिस्टेंस ऑफ, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो है 3950 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जब हम इसको सॉल्यूशन में फिल्ड कर रहे हैं
ठीक है, ए सॉल्यूशन में फिल कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस आपको यानी R2 मान लो इसको, वो होता है 4864 ओम। ठीक है, सेम टेम्परेचर है। ठीक है, व्हेन फिल्ड विद, जब इसके अंदर आपके पास 0.02 मोलर KCl का सॉल्यूशन डालते हैं, कंसंट्रेशन है, कंडक्टिविटी ऑफ KCl जो है, कंडक्टिविटी दी हुई है KCl की 2.767 इंटू 10⁻³ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ए निकालना है, यानी एक की कंडक्टिविटी दी हुई है, आपको दूसरे की कंडक्टिविटी निकालना है। तो कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, सबसे पहले आप सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे जिसमें आपका कंडक्टिविटी आता है। ठीक है, तो आपको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे पहले आप सेल कांस्टेंट निकालो। सेल कांस्टेंट कैसे निकालो? कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इनटू रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो जो आपकी कंडक्टिविटी है और जो KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है, तो आप देखो कंडक्टिविटी कितना है। कंडक्टिविटी आपको दिया 2.767 इंटू 10⁻³ और KCl सॉल्यूशन का क्या आपको दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन का, ठीक है, 3950। ठीक है, इन दोनों को जब आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, 3950 नहीं है बल्कि वो सॉल्यूशन ए का है, 4864 है, तो आपको जब इससे इनटू करोगे तो आपके पास सेल कांस्टेंट निकल के आ जाएगा 13.44 साइमन सेंटीमीटर -1। ठीक है, इनवर्स। फिर आप कंडक्टिविटी निकालोगे ए सॉल्यूशन का। कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ ए इज G बाय रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ए, यानी G जो है सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है, सेल कांस्टेंट इज G। तो आपने जो कंडक्टिविटी निकाला है, ठीक है, सेल कांस्टेंट निकाला है, उससे डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ए, तो आपके पास निकल आएगा कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ए। तो आपने निकाले 3950 ओम और ऊपर आ जाएगा आपका 13.44 जो भी आपका सेल कांस्टेंट था। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ए का आ गया आपका 3.40 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाल लो, फिर आपका सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, दैट इज। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। मान लो कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने को दे रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास सेल कांस्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप KCl वाले का सेल कांस्टेंट निकालोगे। सेल कांस्टेंट निकल जाएगा तो आप सिंपल रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट को रख दोगे, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि ट्रैवल करती है थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में आपकी फॉर्म में ये ट्रैवल करती है। इसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है और दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे में जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चलता है। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में आपकी वेव्स चल रही होती है, वेव की फॉर्म में चलती है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दोनों जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लिखोगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसके अंदर वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में यही आएंगे। तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। मान लो आपके पास ऐसे वेव चल रही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 वेव्स या फिर 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एडजेसेंट वेव्स, दैट इज योर वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट्स पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम में आपकी 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन थोड़े बहुत ईजी भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ माइंड जाते हैं, पर आपके पास 14 क्वेश्चन में से या 15 क्वेश्चन में से 10 करने हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव UV विस स्पेक्ट्रा इन द सॉल्यूशन फेज एंड इन द वेपर फेज, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको बताना है कि सॉल्यूशन फेज में UV विस स्पेक्ट्रा का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, वेपर फेज में क्या होता है। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में आपको, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन फेज पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन फेज में आपका ब्रॉड एड्जॉर्प्शन बैंड बनता है क्योंकि सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वाइब्रेशन, रिलैक्सेशन यहाँ पे होता है। जो आपके यूवी विस वाले स्पेक्ट्रा है, ठीक है, उसमें ब्रॉड एड्जॉर्प्शन बैंड बनते हैं जब आपका सॉल्वेंट फेज होता है। पीक जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है एज कम्पेयर टू वेपर फेज। तो जो पीक होगा, मान लो एक पीक बन रहा है तो उससे ब्रॉड, बिल्कुल ब्रॉड वाला पीक आपका वेपर फेज में बनता है। ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पीक। जो सॉल्वेंट है यहाँ पे वो इफेक्ट करता है इंटेंसिटी पे भी और पोजीशन पे भी। तो ये आपका ये वाला सॉल्वेंट फेज हो गया। वेपर फेज में क्या होता है, नैरो एड्जॉर्प्शन बैंड बनते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशनल और रैशनल एनर्जी कम होती है।
पीक जो होता है वो मोर शार्प होता है, रैशनल फाइन स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है कुछ केसेस में। तो आप यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हैं और पीक आप अपने अकॉर्डिंग या फिर एनसीईआरटी में से अपनी स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्कस गिविंग सुटेबल डायग्राम द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन प्लॉट इन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटोमेट्री। आपको इंपॉर्टेंस बताने कैलिब्रेशन प्लॉट का फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो कैलिब्रेशन प्लॉट होता है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल काम करता है। ये हमें कंसंट्रेशन बताता है किस एनालाइट, कितने सैंपल में, कोई भी सैंपल में कितना एनालाइट की कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे कैलिब्रेशन प्लॉट लगाते हैं। ये प्लॉट जो होता है एब्जॉर्बेंस को मेजर करता है इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में विद नोज कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। क्या इंपॉर्टेंस है कैलिब्रेशन प्लॉट का? एक तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, तो कैलिब्रेशन प्लॉट जो होता है वो लीनियर रिलेशनशिप देता है एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइज। हम मेजरमेंट करते हैं एब्जॉर्बेंस का अननोन सैंपल में और इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। वेल कंस्ट्रक्टेड कैलिब्रेशन प्लॉट एंश्योर करता है एक्यूरेसी को एंड प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। जो स्लोप एंड इंटरसेप होता है प्लॉट को वो हम यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी एंड लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए। तो ये आपका था। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन प्लॉट को, जिससे परफॉर्मेंस जो होता है इंस्ट्रूमेंट को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। डायग्राम के लिए आपका कैलिब्रेशन प्लॉट एक फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन वुड शो एब्जॉर्बेंस, वाई एक्सिस में आपका एब्जॉर्बेंस होगा और एक्स एक्सिस में आपका कंसंट्रेशन होगा और ये लीनियर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल लीनियर बनेगा, ठीक है। बस आप बना लो आराम से। एक्स एक्सिस पे आपकी कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पे आपका एब्जॉर्बेंस और लीनियर, ठीक, ये हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप रीजन ऑफ एन आईआर स्पेक्ट्रम। आपको बताना है कि फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या है आईआर स्पेक्ट्रम में। हाउ इज इट यूजफुल इन डेसिफरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है आपके आईआर स्पेक्ट्रम में? फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है आपके आईआर स्पेक्ट्रम में वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेव नंबर्स को शो करता है। टिपिकली आपके 1500 से 4000 तक के ये रेंज होती हैं, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड आपको देखने को मिलते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। यूटिलिटी इन स्ट्रक्चर डेसिफरिंग। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होते हैं वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं आपको कि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। एनालाइजिंग द पोजीशन एंड इंटेंसिटी जो होती है उसको भी दिखाते हैं आपके एब्जॉर्प्शन बैंड में। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। ये इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। बी में आपको आईआर फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपका एसीटोन है, फ्रीक्वेंसीज आप याद कर लेना। एसीटोन है CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। इसमें जो CO स्ट्रेच है उसका होता है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। CH स्ट्रेच है 2900 से 3000 तक। CH बैंड में इतना होता है, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड की आपकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो इसमें OH स्ट्रेस जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपका इतना रेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रेंज CH स्ट्रेस में इतना होगा, CH बैंड में इतना होगा, ठीक है। सेम ऐसे एसिटिक एसिड के लिए हमने बोल दिया। अब है आपका एनन डाइमिथाइल एसिटामाइड यानी अमाइड वाला, तो अमाइड के कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ पीएच। आपको पीएच का डेफिनेशन लिखना है, वो भी ऑपरेशनल वाला। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ पीएच इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ग्लास इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता है ग्लास इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का जब इमर्स करते हैं हम सॉल्यूशन में, ठीक है। पीएच को हम कैलकुलेट करते हैं नॉस्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पे पीएच इज इक्वल्स टू E - E नॉट डिवाइड बाई 2.303 RT/F, ठीक है। ये होता है F इज फेराडे, तो यहाँ पे आप लिख देना E क्या है मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, E नॉट क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, F इज फेराडे कांस्टेंट, ओके। वाई इज इट नेसेसरी टू कैलिब्रेट अ ग्लास इलेक्ट्रोड। आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम कैलिब्रेट करें ग्लास इलेक्ट्रोड को? तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट इन पोटेंशियल हो रहा है, यानी जो पोटेंशियल ग्लास इलेक्ट्रोड का है वो ड्रिफ्ट हो सकता है ओवर टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर चेंजेस आ सकता है। ड्रिफ्ट का मतलब खिसक सकता है आगे की तरफ पोटेंशियल, टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट एजिंग वगैरह की वजह से आगे खिसक सकता है। इसीलिए हमें कैलिब्रेशन करना, एक एक्यूरेट मेजर करना बहुत ज़रूरी है।
इंश्योरिंग एक्यूरेसी। तो कैलिब्रेशन इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रोड जो हम दे रहे हैं वो एक्यूरेट है, रियलेबल है पीएच रीडिंग के लिए या नहीं, तो इसलिए भी हम कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं। एस्टेब्लिशिंग अ रेफरेंस पॉइंट, हमें रेफरेंस पॉइंट देना है। कैलिब्रेशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, जो कि पीएच को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीजी कर्व, डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन सम डिटेल। आपको टीजी कर्व जो होता है, टीजी कर्व से भी क्वेश्चन आता है। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं वो क्या, कॉमन इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है टीजी कर्व में, उसमें आता है हीटिंग रेट। हीटिंग रेट एक ऐसा रेट है जब हम सैंपल को हीट करते हैं सिग्निफिकेंटली तो शेप एंड पोजीशन ऑफ टीजी कर्व का इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम ज़्यादा हीट करते हैं तो ब्रॉडर पीक बनता है एंड इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। एटमॉस्फेयर का भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम एनालिसिस करते हैं। इनर्ट गैस या ऑक्सीडाइजिंग गैस वो अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को टीजी कर्व में। ठीक है, हीटिंग रेट एंड एटमॉस्फेयर। देन सैंपल साइज एंड प्रिपरेशन, द साइज एंड शेप ऑफ सैंपल एज वेल एज इट्स प्रिपरेशन मैथड। ठीक है, जिसमें हम ग्राइंडिंग करते हैं या पैलेटाइजिंग करते हैं, वो अफेक्ट करता है हीट ट्रांसफर एंड मास लॉस बिहेवियर करता है। सेंसिटिविटी ऑफ द बैलेंस, दैट इज द सेंसिटिविटी बैलेंस यूज टू मेजर सैंपल वेट, वेट लॉस, कितना वेट लॉस कर रहा है, क्रूशियल फॉर एक्यूरेट टीजी डेटा के लिए होता है, तो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हीटिंग रेट पे अगर हम डिस्कशन करें, एक पे आपको डिस्कस करना इफेक्ट। अगर हम फास्टर हीट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जिससे पीक ब्रॉडर हो जाता है और सैंपल जो होता है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट ओवरलैपिंग पीक, तो इसमें ओवरलैपिंग पीक हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डिफरेंट डिकम्पोजिशन स्टेप को बताना कि वो अलग अलग कैसे है। यहाँ पे अगर हम कोई सैंपल लेते हैं और 2 स्टेप डिकम्पोजिशन प्रोसेस कर रहे हैं, स्लो हीटिंग रेट एंड अलाउ फॉर क्लियर सेपरेशन फॉर टी पीक। अगर हम फास्ट हीटिंग रेट कर देते हैं जो सिंगल ब्रॉड टेम्परेचर बन जाता है जिससे डिकम्पोजिशन अलग हो जाता है। ठीक है, सिंगल ब्रॉड पीक बन जाता है। ठीक है, जब हम फास्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपको, हाउ विल यू ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्टील बीन कंपाउंड यूजिंग यूवीवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे आप एज सर्टेन यूवीवीस के थ्रू कैसे करेंगे, तो हम जो यूवीवीस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्टील बीन। ठीक है, उनके बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में देखते हैं कि कौन सा ट्रांस है कौन सा सिस है, इनके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म को लाने के लिए हम यूवीवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। सिस स्टील बीन जो होता है ड्यू टू इट्स नॉन पोलर कन्फर्मेशन, इसके पास नॉन पोलर होता है। सिस स्टील बीन के पास वीकर पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ में होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस स्टील बीन। ट्रांस स्टील बीन जो होता है आपका वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्रांस स्टील बीन में पाई पाई स्टार जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन होता है और इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो यूवीवी का हम इसीलिए यूज़ करते हैं। By comparing UV spectra of the two isomers can observe difference in position and intensity of absorption bands। ठीक है, ये हमें मिलता है। 14 के बी में आपका एक न्यूमेरिकल है, एब्सॉर्प्टिविटी से आता है। ठीक है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ जो है आपका, एक सब्सटेंस है उसकी मोलर एब्सॉर्प्टिविटी दी हुई है एट द डेल्टा आपको लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ मैक्स। कैलकुलेट कंसंट्रेशन बताना है आपको, सोल्यूशन कुवेट, पाथ लेंथ दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बियर लैम्बर्ट्स लॉ लगाना है जिसमें से होता है आपका A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बी सी। ठीक है, तो A क्या है आपका एब्जॉर्बेंस है, E जो है मोलर एब्सॉर्प्टिविटी है, B जो होता है आपका पाथ लेंथ है। ठीक है, A इज द एब्जॉर्बेंस, E इज द मोलर एब्सॉर्प्टिविटी, C इज कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे A बाय एप्सिलॉन नॉट B। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको एब्जॉर्बेंस भी दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी हुई है और पाथ लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, सबको रख दो और कंसंट्रेशन निकाल लो, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ आप याद रखना। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जो हम फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जो आपका फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस का, एक सैंपल में कितने मेटल आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री अलग है। तो डिफरेंट मेथड है यहाँ पे, देखो सबसे पहला है स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। अननोन अमाउंट ऑफ एनालाइट इज एडिड टू द सैंपल, हमारे पास जो हम जान पहचान वाले एनालाइट है उसको ऐड करते हैं सैंपल में। एमिशन इंटेंसिटी से हम मेजर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर एडिशन, बिफोर कितनी इंटेंसिटी थी, आफ्टर ऐड करने के बाद कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। फिर जो कंसंट्रेशन होता है वो ओरिजिनल सैंपल में कैलकुलेट किया जाता है जो कि इंक्रीज इंटेंसिटी जो भी बढ़ी है आफ्टर एडिंग। ठीक है, इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड ये दूसरा है, हम नॉन सैंपल डालते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालाइट में ऐड करते हैं सैंपल में। उसके बाद क्या करते हैं एमिशन इंटेंसिटी जो होती है एनालाइट की और इंटरनल स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं। फिर रेशियो देखते हैं दोनों की, इंटरनल स्टैंडर्ड और इंटेंसिटी की, और फिर क्वांटिटिव एनालिसिस करते हैं। इससे हम मैट्रिक्स इफेक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन कर्व मेथड। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉन कंसंट्रेशन हम बनाया जाता है, ठीक है। एमिशन इंटेंसिटी हम देखेंगे कि मेजर करेंगे इंटेंसिटी को, फिर कर्व प्लॉट करेंगे जिसमें से वाई एक्सिस पे आपको इंटेंसिटी रखनी है और एक्स एक्सिस पे आपको कंसंट्रेशन रखना है। एमिशन इंटेंसिटी जो होगी अननोन सैंपल की मेजर की जाएगी, कंसंट्रेशन जो है डिटरमाइन करेंगे हम कैलिब्रेशन कर्व से। तो इस तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है। एडिशनल कंसिडरेशन भी है चॉइस ऑफ मेथड। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सैंपल एंड मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। मैट्रिक्स इफेक्ट आपका जो होता है एमिशन इंटेंसिटी ऑफ एनालाइट को इन्फ्लुएंस करता है, लाइक स्टैंडर्ड एडिशन एंड इंटरनल हम जो यूज़ करते हैं जिससे इस इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सके। तो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 10 करने हैं, यानी 5 क्वेश्चन की छूट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके 30 मिनट में, नाइस 30 मिनट में आपको मैंने करा दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो ना समझ में आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको कर सकते हैं। मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी डाल दूंगी एक छोटी सी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो हैं आपका आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है हम करेंगे, इसके मैंने 2 पेपर करा दिए हैं और मैं सोच रही हूँ 1-2 पेपर और करा देती हूँ, ठीक है, या एक और करा देती हूँ, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। एंड वन शॉट जो है वो अपलोडेड है यार, अगर आपको देखनी है तो मैंने पहले जून वालों को करवाया था तो बिल्कुल सेम ही है बेसिकली, उसके 3 शॉट्स डल चुके हैं। तो अगर आप देखते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियोस चेक कर सकते हैं, वरना मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। वन शॉट या फिर मैं आपको 1 घंटे में करा दूँगी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर PDF चाहिए आपको ये सॉल्व्ड, तो ये पेड है, बहुत ही सस्ती ही देती हूँ मैं। तो आप लोग मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, ठीक है, @MissMedico 170, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।